वो इकॉनमी हमेशा खुशहाल होती है जहाँ पर जॉब्स लोगों को मिल रही होती हैं। हमें ऐसे साज़गार माहौल पैदा करना है कि जो टैक्स दे रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसे फ़ायदा क्या देते हैं, आप उसे सहूलत क्या देते हैं, क्योंकि सवाल ये किया जाता है ना। तो हमें ये बताना है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप इस मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक पिलर हैं हुकूमत का। आप इंटरेस्ट रेट को देख लें, आप एलसीज़ की ओपनिंग को देख लें, आप डॉलर और रुपये की पैरिटी को देख लें, आप टैक्सेशन के मैयस को देख लें, ये तमाम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। या तो हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें या हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर लें। देखिए, दोनों का इम्पेक्ट एक ही है कि रेवेन्यू आपके पास रहेगा। अब आप एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम्पीट कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम चाहते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें, तो हमारी रुपए और डॉलर की पैरिटी को 200 से 225 के दरमियान होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज बेइंतहा खुशी है कि मेरे साथ पाकिस्तान के वो शख्सियत यहाँ पे हैं जो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं, जितने भी आपकी इंडस्ट्री है, उनको मिलना मिलाना, उनके मसाइल को हल करना, उनकी मुश्किलात को देखना, और वो उसमें पेश होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि नूर प्रोजेक्ट पर जब भी मैंने उन्हें बुलाया, वो एक CSR का एक हिस्सा हमेशा अपना रखते हैं लोगों के लिए। बल्कि जहाँ भी किसी नादार के लिए, किसी मस्कीन के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी लेस प्रिविलेज के लिए उन्हें दावत दी गई हो, मैं उन्हें देखता हूँ कि हर जगह पहुँचते हैं। और मेरे लिए ख़ास तौर पे उनका मिलना काशिफ़ अनवर साहब का बहुत अच्छी बात थी। मेरे लिए बड़ी वो इज़्ज़त की बात थी कि उन्होंने आकर हमें नूर प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। और आज माशाल्लाह हम हॉस्पिटल कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसकी ओपनिंग इंशाअल्लाह ताला काशिफ़ भाई करेंगे। तो आए आज मुलाकात करते हैं LCCI लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ़ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। बुलाने का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले थोड़ी सी इकॉनमी पे बात करते हैं कि आप का क्या रोल होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, आसान अल्फाज के लिए जो ऑडियंस है, कि क्या करना होता है आपको? देखिए, इसका जो अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊं, तो चैम्बर एक ऐसी बॉडी है जो स्टेक होल्डर्स और स्टेट के दरमियान में उसके तमाम इश्यूज़ को पहुंचाती है, ताकि जो मसाइल बिज़नेस कम्युनिटी को आ रहे हैं वो हम बताएं हुकूमत को कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वो तमाम इश्यूज़ को डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाएँ और उनको रिज़ॉल्व कराएँ। ये मेरा हाल है सबसे आसान डेफिनेशन है जो चैम्बर ने अदा करनी हो। एक्सीलेंट। तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं जो आप इंडस्ट्री वाले लेते हैं, या आप उनको बताते हैं कि मज़ीद बेहतरी लाने के लिए? देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि वो इकॉनमी हमेशा खुशहाल होती है जहाँ पर जॉब्स लोगों को मिल रही होती हैं। एक्सीलेंट। जब जॉब्स मिलेंगी तो अल्टीमेटली आपका लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करता है। लोगों को ये पता होता है कि हमने सुबह जाना है, उन्हें ये नहीं होता कि हमने शाम में कोई ऐसा काम करना है, या बच्चों की दवाई या बच्चों की तालीम, उसके लिए हमें कुछ करना है। तो जब आपको जॉब्स मिल रही होती हैं, और जॉब्स तभी मिलती हैं जब आपकी यहाँ पर इंडस्ट्री लगती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंडस्ट्री को एक्नॉलेज करें जो इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है, और आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपनी वो जो इंडस्ट्री यहाँ से निकल रही है हमें उसे रोकना है, और जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही हमें उसके अंदर लाना है। वेरी गुड। तो वो तभी आपकी इंडस्ट्री आएगी जब आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को सहूलियात देंगे। अगर आप इम्प्रेशन ये देंगे कि लोग इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके मुल्क के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें ऐसे हालात पैदा करने होंगे, हमें इज़्ज़त देनी होगी उन लोगों को जो आपके डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर हैं। हम बार बार ये बात करते हैं, हमने अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है। देखें, ये ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन हमें ऐसे साजगार माहौल पैदा करना है कि जो टैक्स दे रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसे फ़ायदा क्या देते हैं, आप उसे सहूलत क्या देते हैं, क्योंकि सवाल ये किया जाता है ना। तो हमें ये बताना है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप इस मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक पिलर हैं हुकूमत का। जो आप हुकूमत की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं लोगों को रोज़गार देकर, क्योंकि रोज़गार देना ये एक, मैं तो समझता हूँ, इबादत है। और इन हालात में जब आपके तमाम जो आप इंटरेस्ट रेट को देख लें,
आप एलसीज़ की ओपनिंग को देख लें, आप डॉलर और रुपये की पैरिटी को देख लें, आप टैक्सेशन के मैयर्स को देख लें, ये तमाम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ये चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे, नए लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें हमें अप्रिशिएट करना होगा और हमें उन्हें इज़्ज़त देनी होगी, तभी ओवरसीज़ लोग फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आएंगे। अच्छा, ये एक आपके पास मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे में कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात गवर्नमेंट की आपको मिलने आती हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, और टू बी प्राइम मिनिस्टर वो भी आते हैं, और टू नॉट टू बी प्राइम मिनिस्टर वो भी आते हैं, और भी सियासतदान आते हैं। आपकी एज एन प्रेसिडेंट LCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितनी बात मानी जाती है जो आप उन्हें मशवरे देते हैं? देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को तो हम मिलने के लिए जाते हैं, पर टू बी द प्राइम मिनिस्टर वो ज़रूर हमारे पास आते हैं। और देखें, बात मानी जाती है। मैं अगर ऐसे ही कहूँ कि हमारी बात नहीं मानी जाती, बात यह है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। आप देखें, मुझे भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि मैं अगर इनसे कोई सवाल मांग रहा हूँ तो मैं मांग क्या रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि इंटरेस्ट रेट को आप 22% से 8% पे ले आओ तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई सहूलत आप इंडस्ट्री के लिए पैदा कर लें, आप ट्रेडर्स के लिए पैदा कर दें, या आप इस पॉलिसी को थोड़ी देर के लिए आप डिसकंटिन्यू कर दें, तो वो बात मानी जाती है। और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि हमने जिस भी फेडरल डिपार्टमेंट को या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को कोई भी रिक्वेस्ट की है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी बात ना मानी गई हो। हमारी वो बात मानी जाती है, सुनी जाती है, उस पर फीडबैक ज़रूर हमसे मांगा जाता है। तो देखें, यही बात होती है कि अगर आपने कोई लेटर लिखा है तो आपसे वो फीडबैक लें, आप उस जो भी जिसका इशू है उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए बात तो आगे बने। तो हमारी बात सुनी जाती है और मानी भी जाती है। मेरा एक सवाल उसके बाद फ्री है, फिर पूछेंगी एक सवाल कि प्रेसिडेंट का कितना अरसा होता है, टेन्योर क्या होता है आपका? देखिए, इससे पहले तो जो प्रेसिडेंट था वो 1 साल के लिए था, लेकिन अभी पिछले साल में गवर्नमेंट ने चेंज किया अपने एक्ट में और प्रेसिडेंट का टर्म 2 साल का हो गया। तो अभी आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी फॉर 2 इयर्स। तो अभी अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि मैं पहला प्रेसिडेंट हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या मेरे साथ के जितने प्रेसिडेंट्स हैं इस वक्त, जितने चैम्बर्स के, जितनी एसोसिएशंस के, दे आर फॉर 2 इयर्स। एक्सीलेंट, चले मुबारक हो आपको। अब फ्री है, आप कोई पूछना चाहेंगे? जी काशिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपका माशाल्लाह 2 इयर्स का टेन्योर हुआ और आप लाहौर चैम्बर बहुत काम कर रहा है हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, बहुत सब शोबों में उसने बड़ा अपना नाम बनाया। बल्कि हाल ही में आपने अवार्ड्स किए, प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में अलवी साहब ने, प्रिंस ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको सराहा। बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। मुझे ये जानना है कि एक्सपोर्ट पे बहुत सी ख़वातीन जाना चाहती हैं, इवन मर्द हजरात भी एक्सपोर्ट पे जाना चाहते हैं, जो मुल्क की इकानमी के हालात हैं। तो कितना ज़रूरी है एक्सपोर्ट की तरफ जाना और कैसे जाया जाए, और लाहौर चैम्बर कैसे क्या किरदार अदा करेगा? देखें, एक्सपोर्ट की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्क चलते हैं उनका जो आपका रेवेन्यू का मैयर है, या तो आपको एक्सपोर्ट के पैसे आएंगे, या आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ आपको पैसे भेजेंगे, या आपके मुल्क के अंदर FDI आएगा जो गैर मुल्की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर आकर। तो मैं तो बात इसको ये कहता हूँ कि हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि या तो हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें या हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर लें। देखें, दोनों का इम्पेक्ट एक ही है कि रेवेन्यू आपके पास रहेगा। अब आप एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो compete कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। क्या आप वो तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि टेक्सटाइल सेक्टर ने पिछले साल के 6 महीने और इस साल के 6 महीने में $1 बिलियन को ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन बात ये है कि हमारे क्या बिजली के बिल, हमारे गैस के बिल, हमारा जो टैक्स के रेट्स हैं, हमारी विद होल्डिंग्स जो हैं, ये वो हालात नहीं हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete कर सकें। ये ज़रूर हुआ है बेनिफिट कि अभी आपके तमाम अगर आप देख लें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है, फ़लस्तीन का भी देखें, उसका इम्पेक्ट तो आता है और ये वो इम्पेक्ट्स आ भी रहे हैं। तो हमें एक जगह पे ये क्वेश्चन मिला कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, या किसी मुल्क के साथ कोई ऐसा इशू हो गया कि उसने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है।
बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर लोकल प्लांट्स लगाएं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बनाएं, यहाँ पर सारा कुछ करें। देखें, और वो तभी मुमकिन होगा जब हम यहाँ पर एनवायरनमेंट देंगे। तो इस वक्त करंटली अगर आप ये बात करें, क्या करंटली लोकल इंडस्ट्री के लिए हालात साजगार हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, करंटली लोकल इंडस्ट्री के लिए हालात साजगार नहीं हैं। लेकिन यस, टाइम टू कम बिल्कुल हो सकता है। मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन के साथ काम करना, और ये डिवेल्यूएशन ही की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी इस वक्त बहुत हाई है, डिवेल्यूएशन हमारी बहुत हाई है। ये अगर हम चाहते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, तो हमारी रुपए और डॉलर की पैरिटी को 200 से 225 के दरमियान होना चाहिए, ताकि हम compete कर सकें, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, और फिर वो जो रॉ मटेरियल्स भी आएंगे अल्टीमेटली फिर आपकी वो इन्फ्लेशन भी कम होगी, आपके बाकी तमाम मामला। सर ये बात ठीक है कि जो ओवरसीज़ हैं वो रुके हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से, ये बात ठीक है? देखें, ओवरसीज़ पैसे तो भेजते हैं, अब उसमें भी दो इम्पैक्ट्स हैं। अगर आपके ओवरसीज़ यहाँ पर पैसे भेजते हैं तो उनको यहाँ पर रुपए बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी भी फैमिलीज़ हैं, और हम यही कहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यही करते हैं कि आप अपनी जो भी पेमेंट्स हैं वो ऑफिशियल चैनल्स से भेजें, वो स्टेट बैंक के ज़रिए भेजें। अब पिछले साल आप देख लें कि पिछले साल चूँकि ऑफिशियल का और अनऑफिशियल का रेट का फ़र्क था, को 25 से 30 रुपए का, तो हमारे $4 बिलियन जो हमारे पाकिस्तानियों ने भेजने थे वो अनऑफिशियल मीन से भेजे। अब अगर यही ऑफिशियल मीन से $4 बिलियन आए होते तो अल्टीमेटली वो आपके रुपए पे इम्पेक्ट होता, आपका रुपया मजबूत होता। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं, हमें रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्टर्स बिल्कुल ये कहते हैं, वो चाहते हैं कि रुपी डिवैल्यू करे, ताकि, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स तो फिर बाहर से आने हैं, तो अल्टीमेटली वो सर्कल उनको महंगा पड़ेगा। और हम 18 से 20 बिलियन डॉलर का जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, वो कॉस्ट जो बिजली बनेगी वो जितनी हमारा रुपी वीक होगा वो उतनी महंगी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनपुट कॉस्ट को कम करना है। जब तक हम उसे कम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे। काशिफ साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अभी हुकूमत हमारी चेंज होने को जा रही है, आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ LCCI बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, इंडस्ट्री कोविड के टाइम से बहुत सफ़र कर रही है, बहरान है पूरी दुनिया में बहरान है इंडस्ट्री का। तो ये कब तक एक तो सफ़र करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका, या नई हुकूमत आने वाली के लिए आपके क्या एडवाइजेस हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे चलना चाहिए? देखें, कोविड के बाद से तो बेसिकली इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपको टैक्स पूरा नहीं भी देता तो वो यहाँ पर रोज़गार पैदा कर रहा है, बिल्कुल, वो यहाँ पर सर्कल्स को चला रहा है। और जब आप इंडस्ट्री को चलाते हैं तो सिर्फ वही इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, उसके साथ जो कनेक्टिंग कंसर्न्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमें हर तरह से इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इंडस्ट्री को जो सपोर्ट करते हैं तो हम इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब हम बार बार ये बात करते हैं, मैडम फरीहा ने जो सवाल किया कि अगली गवर्नमेंट्स या ये गवर्नमेंट भी बार बार डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। हमें टाइम चाहिए है, हमें अब से भी टाइम चाहिए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए और अभी तक ये नहीं हुआ। बात ये है कि इससे पहले हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी ये रहीं, कभी कोई ट्रेड की तरफ आ जाता था, कोई इंडस्ट्री की तरफ आ जाता था। अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं तो इस बात का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट किया, हमारा बहुत सा पैसा वहाँ चला गया है, हमारे डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी का पैसा वो आपका डॉक्यूमेंटेड नहीं है। IMF बिल्कुल कहता है कि एमनेस्टीज़ नहीं देनी, IMF बिल्कुल ये कहता है कि उस पैसे को हमने कोई भी ऐसा आउट ऑफ द वे जाकर हमने उसको अकोमोडेट नहीं करना, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पैसे का इकोनॉमी के अंदर आना। अगर वो ग्रे इकोनॉमी का पैसा आपकी इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डॉक्यूमेंट करना चाहिए है,
लेकिन हमें उसके लिए टाइम देना चाहिए। और वो जो कैपिटल है, जो आपका, मैं बार बार ये कहता हूँ बीइंग द प्रेसिडेंट, कि जो आपका बुक्स में नहीं है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, हमें उसे अंदर आने का मौका देना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सर एक रिपोर्ट आप कंफर्म करेंगे कि सही है कि इलेक्शन के ऊपर बहुत सारा पैसा रुका हुआ है, कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी? सुना है कि दुबई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और कुछ और बाहर से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। ये बात ठीक है वाकई कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो लोग जो ओवरसीज़ हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय? देखिए, हमने सुना तो यही है कि बहुत से ममालिक हैं वो तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर करना चाह रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए है। और बिल्कुल, और ये प्रेशर्स हैं जो दूसरी भी हमारी जो डोनर एजेंसीज़ भी हैं, वो भी ये चाह रही हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, जो फ़ैसले भी करें वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करें। तो मुझे उम्मीद तो बहुत है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे, आपके अपने पाकिस्तानीज़ भी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे, और आपके जो जिसकी हम FDI की बात करते हैं वो भी आपके मुल्क के अंदर आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सा सरमाया ऐसा है जो इस वक्त रुका हुआ है और वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं तो फिर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। एक्सीलेंट। आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस इसकी पहले पब्लिक को देनी चाहिए, ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, ओवरनाइट कैसे पब्लिक भी इसको फॉलो करे? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें इस बात को भी देखना है, हम अपना मुआजना करते हैं इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ। अब तो हम इंडिया से भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बात ये है हम कि जी बांग्लादेश से भी बहुत हम पीछे तो हैं। बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हो पीछे गए। हैं, हाँ। तो हमारे यहाँ पर इस बात को भी देखना है कि आपका लिटरेसी रेट क्या है। अब अगर हम दुकानदारों को ये कहते हैं कि आप अपनी दुकान के अंदर कुछ सिस्टम्स FBR के साथ इंटीग्रेट करके लगा लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखें, वो नहीं हो सकेगा। हमें पहले देयर आर मैनी अदर वेज़ कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाएं। आपकी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त, आपकी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त, पहले आप उसको तो चेक कर लें। वो तो आपसे चेक हो नहीं रहा। आप पहले जो कमर्शियल मीटर्स हैं उनको तो पहले चेक कर लें। ये आप पब्लिक को मुश्किल में डाल रहे हैं उल्टा। ये अल्टीमेटली देखें, फिर वो कोई ना कोई ऐसे और ज़रिए निकाल लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और ये देखें, है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब बात ये है कि मैं फिर ये कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बात ये है कि आपको टाइम देना होगा। अगर आप ओवरनाइट चेंज कहें, रात में अगर एक फ़ैसला है, अभी तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसे आ रही हैं कि हम रात में सोते हैं तो सुबह पता चलता है कि जनाब पॉलिसी चेंज हो गई। तो जहाँ पर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होंगी, वहाँ पर उस तरह से कारोबार नहीं चलते और मुश्किलात पैदा होंगी। तो हमें एक ऐसा टाइम फ्रेम देना होगा, हमें एनवायरनमेंट ऐसा देना होगा, हमें वो सहूलियात पैदा करनी होंगी कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हें हमें लिवरेज देना होगा। जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें मार दें, लेकिन आप उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करें। हमारे ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंटेशन करते ही नहीं हैं, हमें उन्हें तैयार करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट करें अपने आप को, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और गवर्नमेंट को भी उनके लिए देखें ऐसे क्वेश्चंस देने होंगे कि जो उनकी, मैं बार बार एक बात करता हूँ और मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि ऐसे एसेट्स, ऐसे कैपिटल्स जो वो नहीं डिक्लेयर कर सके पहले, वो जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो तो डेड इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी और उन्हें हमें अंदर आने का क्वेश्चन देना होगा। और गवर्नमेंट बार बार देती भी है, मौका देती है कि आप MNST ले लें, आप डिक्लेयर करें और इतने पैसों में कर लें, कवर कर लें। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा तरीका है इकॉनमी को। देखिए, हमारी जैसी इकॉनमीज़ के लिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी जैसी इकॉनमीज़ को ऐसे मौके देना बहुत ज़रूरी है। और पहले, इससे पहले अगर वो नाकाम होती थी तो वो इसलिए होती थी, एक तो अवेयरनेस शायद उस तरह से नहीं थी, और दूसरा ये था कि आपके इंटीग्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स नहीं था। सरकार के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी और लोग कहते थे कि अगर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी तो सरकार के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब सरकार बहुत अपडेट है, सरकार के पास हर इन्फॉर्मेशन है। और अभी आपका कहीं पर टैक्स, चूँकि अब तो CNIC आपका मेन इंटीग्रल पार्ट है, आपकी CNIC के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी होती है
तो वो फेडरल और प्रोविंशियल दोनों डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट्स को पता चल जाता है। तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको मौका दें उस पैसे को आने का, ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। हम जो लोगों से बाहर से पैसा मांग रहे हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके मुल्क के अंदर आ सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाए। अगर आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो आपकी 60 से 70 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी पूरी सर्कुलेशन में आ जाती है। तो उस पैसे को सर्कुलेट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे इकदाम करें ताकि आपकी इकोनॉमी का पहिया चले और वो पैसा सर्कुलेट करे। राशिद साहब, आप समझते हैं कि आपने अपनी पिछली बात में IMF का जिक्र किया, आप समझते हैं कि IMF की डिपेंडेंसी से हमें निकलना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए? देखिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप देखें, आप किसी के पास तब पैसे मांगने के लिए जाते हैं जब आपके पास खुद नहीं होते। तो हमें या तो इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए कि हम खुद कफ़ील हो सकें, लेकिन आप शायद खुद कफ़ील नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इतना कर्ज़ा ले लिया हुआ है कि या तो हम वो कर्ज़े अदा करते जाएं हर साल, हम वो हर साल कर्ज़े भी अदा नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स के लिए हमें IMF और इन डोनर एजेंसीज़ के पास जाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका मुल्क आने वाले कुछ सालों में इतना खुद कफ़ील हो जाए कि वो IMF से छुटकारा पाए। इंशाल्लाह। जैसे टर्की ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करके अपने यहाँ पे भी बेहतर किए, यहाँ पे भी हो रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी यही इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। अब तो लोकल्स के लिए ही बाहर जाना आसान नहीं रहा। तो अगर हम अपने लोकल्स के लिए टूरिज्म सेक्टर को खोल दें और इस इंडस्ट्री को हम ज़्यादा प्रमोट करें, लेकिन बात फिर वो ये है कि सिक्योरिटी फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है ना, उसके ऊपर मसला आता है। अच्छा, मैं ना फ्रिया, मैं इसको चेंज करना चाह रहा था कि हमने माशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब से बहुत सारी चीज़ें सुन ली, लोगों ने समझ ली और इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। इंडस्ट्री भी देख रही है आपको और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब हम इनका एक दूसरा पहलू जो आपका है, जो हमने आइडेंटिफाई किया, द नूर प्रोजेक्ट। जब आप हमारे पास आए तो आपने बहुत सारी कहावतें अपनी नानी की, दादी की, वो हमें बताई, और आप कि वो वाली चीज़ इतनी पॉपुलर है कि लोगों, अच्छा वो सच्ची बातें हैं, वो सियानी बातें उन्हें कहते हैं। तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आएँ। नूर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी हमारे साथ एक रहनुमाई है, उसके अंदर मुझे बताएं गुड़ती किसकी? आप शुरू से ही CSR और इस तरह से सॉफ्ट दिल हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने के बाद इतना? मेरा ख्याल है जी कि हमारी फैमिली बहुत सॉफ्ट है। मेरे अब्बा बहुत सॉफ्ट हैं, मेरे दादा, मेरी दादी बहुत सॉफ्ट, मेरी वालदा बहुत सॉफ्ट हैं माशाल्लाह। तो वो बिल्कुल जी, वो एक नरम सा गोशा, वो हार्ड नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मैं तो बल्कि ये नॉर्मली अम्मी को भी ये कहता हूँ कि आप यहाँ एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि आप ऐसी एबनॉर्मल बातें करती हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप बातें करती हैं, तो जो यहाँ पर इस सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है। तो वो देखें, ये अल्टीमेटली आपको पेरेंट्स से मिलता है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। और आपने जैसा कहा कि मेरे साथ बहुत सी दुआएं हैं, मेरी दादी की बहुत सी दुआएं हैं और मेरे दादा की भी दुआएं हैं। पेरेंट्स माशाल्लाह मेरे दुआ करते हैं, रोज़ मिल के आते हैं, मिल के जाते हैं और उनकी भी दुआएं साथ रहती हैं। तो तरक्की का राज ही है कि पेरेंट्स, और आपको अपने तमाम सुनने वालों को भी देखें, मैं तो नॉर्मली अपने इवेंट्स में भी ये बात करता हूँ कि ये एक ऐसा एहसास है कि जब ये चले जाते हैं तो फिर आपको इनकी तब कदर आती है, पहले कदर नहीं आती। तो इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करनी चाहिए और जो कुछ भी आप समेट सकते हैं इनसे, ये ऐसा एहसास है कि समेट लें इनसे। ये मौके बार बार नहीं मिलते, सबको नहीं मिलते, और जिनको मिले हुए हैं उन्हें गनीमत जानना चाहिए ये इन एसेट्स को समेटने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी सॉफ्ट नोट के ऊपर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नूर की बातें होती रहेंगी और इंशाल्लाह हम आपके सामने हमेशा आते रहेंगे एक नए मेहमान के साथ और नई बात के साथ। थैंक यू।